हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि औद्योगिक रूप से सिल्क के उत्पादन करने के लिए जो सिल्क इंडस्ट्री है उसके लिए आवश्यक उपकरण क्या क्या हैं, और दूसरा रेशम कीट का पालन किस प्रकार किया जाता है। आवश्यक उपकरणों में जैसे खुला स्थान, मकबाना या हाइग्रोमीटर या तापमान नियंत्रित करने के टेम्परेचर थर्मामीटर, या पत्तियां तोड़ने के लिए डालाज या चाकू, या कताई थाल या रियरिंग ट्रेज, ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोकून। हम जानते हैं कैटरपिलर कोकून में बदल जाता है और कोकून ही वह अवस्था होती है जिसमें से हम रेशम प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोकून से हम रेशम प्राप्त नहीं करते तो होता ये है कि इमेगो इमर्ज आउट होता है, एडल्ट मोथ बाहर निकलते हैं और निकलने के पश्चात वो कोकून को काट के निकलते हैं, तो हम कोकून प्राप्त करने की स्थिति, कोकून से रेशम प्राप्त करने की स्थिति में नहीं रह पाते। तो कोकून से ही हमें रेशम प्राप्त करना होता है। कोकून से रेशम प्राप्त करने की दो विधियां हैं मुख्यतः। पहला है स्टिफलिंग और दूसरी है रीलिंग एंड स्पिनिंग। हम पहले बात करेंगे, वन बाय वन बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं स्टिफलिंग की। पहली विधि स्टिफलिंग में क्या किया जाता है, कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है तो हमें कोकून के अंदर उपस्थित प्यूपा को ख़त्म करना होगा। तो हम कोकून के अंदर जो प्यूपा है उसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, इसे गर्म पानी में डाल देते हैं या ओवन में टेम्परेचर सेट कर देते हैं, जिससे हमारा प्यूपा अंदर ही मर जाता है। तो उसको गर्म पानी में या कोकून को ओवन में रखकर हम प्यूपा को ख़त्म कर देते हैं, और यही क्रिया स्टिफलिंग कहलाती है। प्यूपा ख़त्म होते ही आगे के परिवर्तन ख़त्म हो जाएंगे, और आगे के परिवर्तन ख़त्म होते ही आगे की सारी प्रक्रियाएं, परिवर्तन रुक जाएंगे और हमारा रेशम प्राप्त करने की हम आगे की प्रक्रियाएं चालू रख सकते हैं। तो इसे प्रक्रिया है। तो कोकून को किस हिसाब से, कोकून में से प्यूपा को कैसे मारा जाता है, या तो हम गर्म पानी द्वारा या ओवन में रखकर। अब अन्य विधियां जो स्टिफलिंग की, जो अन्य विधियां भाप देकर, हम गर्म पानी की भाप दे सकते हैं, हम पानी की भाप दे सकते हैं। हम ये जानते हैं गर्म पानी की तुलना में उसकी भाप ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा घातक होती है। तो भाप द्वारा भी हम कोकून में से उसके प्यूपा को मार सकते हैं, या हम धूप में रख दें तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके लिए जो आवश्यक तापमान होता है वो आवश्यक तापमान ज़्यादा हो जाता है, आवश्यक तापमान से तापमान ज़्यादा हो जाता है तो प्यूपा मर जाता है। या फ्यूमिगेशन या धूमन द्वारा, केमिकल्स द्वारा हम फ्यूमिगेट कर देते हैं, उन फ्यूमिगेट में कोकून के अंदर जाके प्यूपा को ख़त्म कर देता है, और ये क्रिया स्टिफलिंग कहलाती है। स्टिफलिंग में हम क्या करते हैं, स्टिफलिंग का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि कोकून में स्थित प्यूपा को ख़त्म करना, ताकि हम कोकून से रेशम प्राप्त कर सकें। ये हमारी क्रिया है स्टिफलिंग। दूसरी विधि है रीलिंग या स्पिनिंग। इसको पढ़ने से पहले हम छोटी सी बात करेंगे कि रेशम का कंपोजिशन क्या होता है। रेशम दो प्रकार की प्रोटीन से बना होता है। एक प्रोटीन होती है जो 75% प्रोटीन होती है और वो वाटर में इनसोल्यूबल होती है, यानी जल में अघुलनशील होती है। दूसरी प्रोटीन होती है जो 25% होती है और वो जल में घुलनशील होती है, वो जिलेटिन लाइक प्रोटीन, जिलेटिनस प्रोटीन होती है। ये दोनों प्रोटीन ही 75 + 25 दोनों ही प्रोटीन सिरेसिन नामक चिपचिपे पदार्थ से आपस में चिपकी होती हैं, जिससे कोकून एक आकृति ग्रहण कर पाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं रीलिंग और स्पिनिंग की। रीलिंग और स्पिनिंग में क्या किया जाता है कि कोकून को पानी में उबाला जाता है, पानी में डालकर। अब पानी में डालकर हम उबालेंगे तो क्या होगा कि जो हमने बात की है कि जल में अघुलनशील प्रोटीन 75%, जल में घुलनशील प्रोटीन 25%, और ये दोनों प्रोटीन किस द्वारा चिपकी हुई है, सिरेसिन नामक चिपचिपे पदार्थ से। ये सारी की सारी ये प्रोटीन, जल में घुलनशील प्रोटीन जल में घुल जाती है और सिरेसिन नामक पदार्थ भी घुल जाता है। इससे क्या होता है कि जो कोकून के धागे हैं उनके बॉन्डिंग जो बीच में जो चिपे हुए हैं वो लूज हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, ताकि अलग करने में सुविधा हो जाती है। कोकून के धागों को खोलने की क्रिया ही रीलिंग कहलाती है। जैसे हम रील या गट्टी जो भी रीलिंग करते हैं तो इन धागों को खोलकर लपेटने की क्रिया ही रीलिंग कहलाती है। हम ये जानते हैं कि जब कैटरपिलर
कोकून बना रहा होता है तो अपने सर को घुमा घुमा कर बनाता है, तो ये टुकड़ों में नहीं, एक सतत प्रक्रिया है। तो इससे पूरा कोकून एक सतत धागे का बना होता है जो 1500 से 1000 से 1500 मीटर लंबा हो सकता है। डिपेंड करता है कि कैटरपिलर कितना स्वस्थ है और कैसा है। तो एक ही धागे के, सतत धागे के रूप में कैटरपिलर से चलाता है। तो इसे हम, ये रीलिंग और स्पिनिंग में ये करता है, तो एक धागे के रूप में हम प्राप्त हो सकता है। अनुभवी कारीगर क्या करते हैं, 4 से 5 कोकून लेते हैं, जैसे ये हमने देखा कोकून बना हुआ, ये और ये कोकून बना हुआ, ऐसे 4 कोकून, 4 से 5 कोकून और ले लेते हैं। इनका ये जो फ्रंट में धागा है, जिसे हम इसको आइलेट भी कहते हैं, अक्षिका भी कहते हैं, इस अक्षिका के धागे को एक साथ, 4-5 कोकून के धागों को एक साथ लेकर चक्री में लपेटना चालू कर देते हैं। लेकिन ये अनुभव से आता है, ये अनुभव से ही प्राप्त, ये है एक्सपर्टनेस, ये विशेषज्ञता अनुभव से ही प्राप्त होती है। तो ये अनुभवी कारीगर ये करते हैं और एक चक्री में लपेटना चालू करते हैं। ये हमारा कच्चा रेशम कहलाता है, क्योंकि हम रपेट रहे हैं, रपेट के प्राप्त करते हैं, कच्चा रेशम कहलाता है। तो इस रेशम को हम रील्ड सिल्क कहते हैं। ये रेशम क्या कहलाता है, ये रेशम हमारा रील्ड सिल्क कहलाता है। कच्चे रेशम को पानी में उबाला जाता है, इसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, उनसे धोया जाता है और रेशम के धागों को बल देकर लपेटा जाता है, ताकि इसे कच्चे धागों को पक्के धागों में बदल जाता है। इसे हम फाइबर सिल्क कहते हैं। यानी रील्ड सिल्क जो कच्चा रेशम है, उसको उबाल कर, उसको रासायनिक अम्लों से धोकर, उसको बल देकर हम इसे कच्चे को पक्के में बदल देते हैं। ये क्रिया कहलाती है फाइबर सिल्क। ये सिल्क किसका कहलाता है, फाइबर सिल्क। और ये क्रिया कहलाती है स्पिनिंग, क्योंकि हम बल दे रहे हैं, स्पिनिंग। तो ये स्पिनिंग क्रिया कहलाती है, स्पिनिंग की क्रिया होगी। अब आगे क्या करते हैं कि इसी विधि में कुछ कटे फटे कोकून होते हैं तथा या कुछ धागा व्यर्थ बच जाता है, इनको भी हम एक धागे में बना लेते हैं, स्पिन करके एक धागे का रूप दे लेते हैं, धुनकर या बना लेते हैं। इसे स्पन सिल्क कहते हैं। यानी क्या है, स्पन सिल्क कहते हैं। स्पन सिल्क तो हमें 3 प्रकार के रेशम प्राप्त होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला सिल्क है कच्चा रेशम, जिसे हम कोकून से प्राप्त करते हैं। कच्चे रेशम को प्रोसेस करेंगे और उसका धागा बनाएंगे तो फाइबर सिल्क कहलाता है और ये क्रिया स्पिनिंग कहलाती है। और कटा फटा बचा हुआ सिल्क है, उसे हम स्पन सिल्क के रूप में आगे की प्रोसेस लेते हैं। तो 3 हमें ये तीनों चीज़ें ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पिनिंग क्या होती है, या फाइबर सिल्क किसे कहते हैं, या रीड सिल्क किसे कहते हैं, ये होता है। हमें 454 ग्राम रेशम यानी 1 पौंड रेशम प्राप्त करने के लिए लगभग 25,000 कोकूनों को प्रयुक्त करना पड़ता है। यानी 25,000 कोकूनों से हम प्यूपा को मारते हैं तो हमें 454 ग्राम सिल्क प्राप्त होता है। ये है सिल्क की बात। अब हम सिल्क का कंपोजिशन करते हैं। सिल्क प्राप्त हो गया, सिल्क के कंपोजिशन की बात करते हैं। हम जानते हैं कि रेशम का कीट रेशम ग्रंथियों से स्रावित होता है, एक लेई पेस्टी समान पदार्थ होता है। और ये रेशम की ग्रंथियां हैं वो हमारी रूपांतरित लार ग्रंथियां हैं। जैसे हमारे मनुष्यों में लार ग्रंथियां होती हैं, वो लार का श्रावण करती हैं, उसी प्रकार रेशम के कीट में रेशम ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथियां रूपांतरित होकर रेशम ग्रंथियों में बदल जाती हैं, जो रेशम का श्रावण करती हैं। और ये रेशम हवा के संपर्क में आते ही सूख जाता है और कड़ा हो जाता है। रेशम ये 2 क्रोड प्रोटीन से बना होता है। पहली प्रोटीन मैंने बात की थी, जल में घुलनशील होती है, दृढ़ इलास्टिक प्रोटीन होती है, जो 75% का इसका 75% भाग बनाती है और ये जल में घुलनशील होती है। दूसरी प्रोटीन गर्म जल में घुलनशील होती है, जिलेटिनस प्रोटीन होती है, जो 25% भाग बनाती है। और ये दोनों प्रोटीन मिलकर सिरेसिन, ये दोनों प्रोटीन सिरेसिन नामक पदार्थ से आपस में चिपकी होती हैं। हमने बात कर ली रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, रेशम का कंपोजिशन क्या है। अब हम बात करते हैं ग्रेनेज मैनेजमेंट की या ग्रेनेज प्रबंधन की। तो ग्रेनेज प्रबंधन क्या है, रेशम कीट पालकों को हम उत्तम प्रजाति के बीज उपलब्ध कराना ग्रेनेज प्रबंधन कहलाता है। हमने क्या बात की, बीज उपलब्ध कराना। हम बात अब आगे देखते हैं हमारे बीज होते क्या हैं। तो बीज प्राप्त करने के लिए हम
क्या विधि अपनाते हैं हम आगे की बात करेंगे। बीज प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, प्यूपा से जैसे ही नर व मादा कीट बाहर निकलते हैं उन्हें हम तुरंत अलग कर देते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि नर और मादा तुरंत बाहर निकलते ही मैथुन करते हैं और मैथुन करते हैं वो अंडे देते हैं। तो हम इस क्रिया को नियंत्रित करने के लिए नर व मादा दोनों को तुरंत अलग अलग कर देते हैं ताकि ये मैथुन न कर सकें। अब एक समूह की मादा को दूसरे समूह के एक नर के साथ जोड़ा बनाकर रख देते हैं जिससे मैथुन कर सकते हैं। और जैसे ही मैथुन करते हैं हमें जानते हैं मादा क्या करती है, मैथुन करने के तुरंत पश्चात मादा मलबरी सिल्क मोथ में मादा ये करती है शहतूत की पत्ती की ऊपरी सतह पर ये 400 से 500 अंडे देती है। अंडों का ये वेरिएशन प्रजाति के अनुसार भी होता है। और जैसे ही ये अंडे दे देती है, अंडे देने के बाद में मादा की मृत्यु हो जाती है। इन्हीं अंडों को हम बीज कहते हैं। ये कोई गेहूं के बीज नहीं होते, जो अंडे होते हैं उन्हें हम बीज कहते हैं। जैसे बीज का काम है कि आगे आने वाली नस्ल को आगे आने वाली पीढ़ी को पैदा करना, उसी तरीके से अंडे जो हैं वो आगे आने वाली पीढ़ी को पैदा करते हैं, इसीलिए इन्हें बीज कहा जाता है। अब उचित बीज क्या होते हैं, जिनमें रोग नहीं होता, जो स्वस्थ होते हैं। इसलिए क्या होता है, इन अंडों को रोगाणु रहित ट्रे में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज में संग्रहित कर दिया जाता है। 4 सेंटीग्रेड पे हम क्यों संग्रहित करते हैं, ताकि इनकी परिवर्धन की अवस्थाएं वहीं की वहीं रुक जाएं। हम रेशम कीट पालकों को बीज या तो हम अंडे जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सुरक्षित किए हुए हैं, या हम उसे द्वितीय अवस्था का लार्वा उपलब्ध कराया जाता है। ये कहलाता है ग्रेनेज प्रबंधन। तो हमने इस वीडियो में बात की रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, स्टिफलिंग क्या होती है, रीलिंग क्या होती है, स्पिनिंग क्या होती है, ये प्राप्त किया। हमने बात की रीड सिल्क क्या होता है, फाइबर सिल्क क्या होता है, स्पन सिल्क क्या होता है, ये बात की। हमने आगे बात की कि रेशम का कंपोजिशन 75-25 का कैसे होता है और ग्रेनेज मैनेजमेंट क्या होता है। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि रेशम के कीट में कौन कौन सी डिजीज होती हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।